आज हम ये बहुत ही अलग किस्म की कचौरी बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारे लेयर्स है और ये खाने में एकदम ही क्रिस्पी लगती है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिससे कि आपकी भी जो कचौरी है वो अच्छे से फूल पाएगी और इसमें इतने सारे लेयर्स आएंगे और ये एकदम ही क्रिस्पी बन पाएगी। तो इस कचौरी को बनाने के लिए पहले हम इसका स्टफिंग रेडी करेंगे। ये जो स्टफिंग मैं बनाने जा रहा हूँ ये वो ही स्टफिंग है जो कि हम समोसे में यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पर जो मूंग दाल कचौरी का स्टफिंग होता है वो बना सकते हो, या फिर प्याज की कचौरी का जो स्टफिंग होता है आप वो भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक हवान दस्ता या फिर एक पेस्टल में ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया। और फिर इसमें जाएगा ½ बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। सौंफ का इस्तेमाल करने से इस स्टफिंग में एक बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा, तो हो सके तो आप भी इसमें सौंफ का ज़रूर इस्तेमाल करिए। अब बस इन तीनों को हम अच्छे से कूटेंगे और इसको हमें तब तक कूटना है जब तक ये दरदरा नहीं हो जाता। आज तो हम ये लेयर वाली कचौरी की रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी कचौरी की रेसिपीज जाननी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, इन तीनों को मैंने कूट लिया है और ये इस प्रकार से थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल, और तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब जो खड़े मसाले हमने कूट के रखे हुए थे वो हमें इसमें ऐड करने हैं, और फिर इन खड़े मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। अब इसी के साथ इसमें जाएगा 1 इंच अदरक यानी कि जिंजर, और इस अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इस अदरक और हरे मिर्च को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो चला जाए। अदरक और हरी मिर्च जब अच्छे से भुन जाए तब आपको गैस को एकदम ही स्लो कर देना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने इस रेसिपी में 6 मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया हुआ है जिनको मैंने उबाल कर रखा हुआ था, और अब इन आलूओं को हम इस प्रकार से मैश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान में रखें कि आपको इसमें ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब आलू एक बार उबल जाए तो आप उसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाए। यदि आलू गर्म होगा तो फिर जो स्टफिंग है ये थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा मशी हो जाएगा, तो इसलिए इस रेसिपी में ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैंने 1/4 कप मटर को उबाल के रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब बस हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नीचे के मसाले हैं वो जल ना जाए। अब चाहो तो इन आलूओं को एक मैशर की सहायता से या फिर इस चम्मच की सहायता से भी ऐसा मैश कर सकते हो। अब इसमें जाएगा नमक, तो मैंने 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम से ज़्यादा कर सकते हो। अब मसालों में हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। फिर इसमें जाएगा ½ छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह पर आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच अनारदाना पाउडर। और बस फिर हम इस आलू को और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसमें और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ना ही इसमें हल्दी डालनी है और ना ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। चलिए, ये जो आलू का स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और इसे भी हम एक बार मिक्स करेंगे। चलिए, ये जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। और जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम इस कचौरी का डो बनाएंगे। तो इस कचौरी के डो को बनाने के लिए आपको एक परात में या फिर एक मिक्सिंग बोल में लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके बजाय गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा डालोगे तो भी चलेगा। अब इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, और इस अजवाइन को आपको इस प्रकार से हाथों में रख कर ऐसे क्रश करके इस्तेमाल करना है। अजवाइन को इस रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और फिर हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो कचौरी है वो खस्ता बने तो फिर आप इसमें घी का इस्तेमाल करिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कचौरी है वो क्रिस्पी बने तो आप ऑयल का इस्तेमाल करें। तो पहले मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया हुआ था, और अब यहाँ पर इस तेल को हम इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एक बार इसमें मिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो मोइन है ये बराबर है या नहीं।
तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इस मैदा को ऐसे हाथों के बीच में रखकर ऐसे जोड़ना है। और अगर ये मैदा जो है वो अच्छे से जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोइन है ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैदा है ये जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि ये टूट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा और तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल और डाला हुआ है और इसको भी हम वापस इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ तो ये अच्छे से जुड़ पा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब इसमें मोइन बिल्कुल बराबर है। चलिए अब हमें यहाँ पर इसका डो रेडी करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको एक साथ सारा का सारा पानी ऐड नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इस डो को गूंथते रहिए। जब ये डो इस प्रकार से एक साथ जुड़ जाए तब आपको इसको लगातार 5 मिनट के लिए मसलना है, ताकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और इस डो में एक अच्छी सी लचक आ जाए। चलिए यहाँ पर मैंने इस डो को 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है और अब ये जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस डो को एक गीले कपड़े से ढकेंगे और इस डो को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। अब जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए एक साटा बनाएंगे। तो इस साटा को बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है तकरीबन 3 से 4 बड़ी चम्मच देसी घी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बड़ी चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। और फिर इन सभी को हमें मिक्स करके इसकी एकदम ही गाढ़ी पेस्ट बनानी है। ये जो साटा है इसको बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है इस रेसिपी की, क्योंकि इस साटे की वजह से ही आपकी जो कचौरी है इसमें काफ़ी सारे लेयर्स आएंगे और आपकी कचौरी एकदम ही क्रिस्पी एकदम ही करारी बनेगी। तो इस साटा को आपको तब तक फेंटना है जब तक ये एकदम ही क्रीमी नहीं हो जाता। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये जो साटा है ये एकदम ही क्रीमी हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है और इस भाई साहब ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको वापस 1 मिनट के लिए मस लेंगे और फिर हमें इसमें से मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे बॉल्स को भी रेडी करना है। अब इस लोई को हमें एक चकले के ऊपर या फिर किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख कर हमें इसको बेलना है। ये जो रोटी हम बेल रहे हैं इसको आपको एकदम ही पतला बेलना है, क्योंकि इसके ऊपर हम और 4 से 5 रोटी रखने वाले हैं और इसी की वजह से आपकी जो कचौरी है इसमें काफ़ी सारे लेयर्स आ पाएंगे। तो अगर आप इस रोटी को काफ़ी मोटा रखोगे तो आपकी जो कचौरी के लेयर्स है वो भी काफ़ी मोटे बनेंगे और फिर उसे खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इस रोटी को इतना पतला बेला हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी रोटी को भी बनाकर रेडी करना है। इसी प्रकार से मैंने और 4 से 5 रोटी बेल कर रखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो साटा हमने बनाकर रेडी किया हुआ था उस साटा को हमें इस रोटी के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। आपको बहुत ज़्यादा भी साटा का इस्तेमाल नहीं करना है, बस उतने साटे का इस्तेमाल करिए जिससे कि ये जो डो है ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। फिर इसी तरह से हमें जो दूसरी वाली रोटी है इसको भी इसके ऊपर रखना है और इस वाली रोटी पर भी हम साटा को हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। इस कचौरी को बनाने का जो सबसे मेन स्टेप है वो यही है कि आपको ये मैदा की रोटी रखनी है, इसके ऊपर ये साटा स्प्रेड करना है और वही प्रोसेस को आपको और 3 से 4 बार रिपीट करना है। इसी के कारण आपकी जो कचौरी है इसमें काफ़ी सारे लेयर्स आएंगे और इसका हर एक लेयर एकदम ही क्रिस्पी बनेगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने इसके ऊपर और 4 से 5 रोटी रखी हुई है और अब जो सबसे ऊपर वाली रोटी है इसके ऊपर भी हमें साटा को लगाना है। और फिर हमें क्या करना है कि इसको हम एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसका हमें रोल बनाना है। तो जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो तब आप इसको प्रेस भी करते रहिए ताकि इसके बीच में कोई भी गैप ना रह जाए। तो इस प्रकार का रोल बनाने के बाद आपको इसको और हाथों से रोल करते जाना है ताकि ये और लंबा और पतला हो सके। तो इसको रोल करते करते मैंने इसको इतना पतला कर लिया है और अब हमें एक चाकू की सहायता से इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे इस डो में कितने सारे लेयर्स बने हुए हैं और जब हम कचौरी को फ्राई करेंगे तो ये सारे के सारे लेयर्स खुल जाएंगे और आपकी कचौरी एकदम ही क्रिस्पी बनेगी। अब हमें इस डो को इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसकी एक ऐसी पूरी बनानी है और ठीक इसी प्रकार से हम बाकी सारी पूरी को भी बनाकर रेडी करेंगे। अब इस पूरी को हमें एक चकले के ऊपर रख कर इसको हमें बेलना है। यदि हमने साटा का इस्तेमाल ना किया होता तो इस समय पर इसको बेलने के बाद ये जो सारे के सारे लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते और फिर आपकी जो कचौरी है उसमें कोई भी लेयर नहीं आ पाता। अब जो आलू का स्टफिंग हमने बनाकर रेडी किया हुआ था वो हमें इसके बीच में रखना है और स्टफिंग को हम इवनली स्प्रेड करेंगे।
बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस स्टफिंग को इस डो के किनारों तक नहीं लेकर जाना है। अब हमें इस डो के किनारों पर थोड़ा सा पानी अप्लाई करना है। पानी हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो डो है ये एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक पाए। अब जो दूसरी पूरी हमने बेल कर रखी हुई थी उसको हमें इसके ऊपर रखना है और इसके जो किनारे हैं इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बंद करेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रेस करते हुए बंद करिएगा ताकि ये तेल में जाने के बाद खुल ना जाए। चलिए अपनी ये जो कचौरी है ये रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी कचौरी को भी बनाकर रेडी करना है। और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। और इनको फ्राई कैसे करना है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो आपकी जो कचौरी है वो शायद उतनी क्रिस्पी ना बन पाए। तो इस कचौरी को फ्राई करने के लिए जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें कचौरी को ऐड करोगे तो आपकी कचौरी के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी उतनी क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो इसलिए जब तेल का तापमान मीडियम गर्म हो तभी आपको इस कचौरी को फ्राई करना है। और फिर इस कचौरी को आपको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इस कचौरी के ऊपर आपको तेल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही तैर कर ऊपर आ जाएगी। और फिर जब एक बार तैर कर ऊपर आ जाए तब आपको इस कचौरी को पलटना है। तो ये जो कचौरी है ये काफ़ी हैवी होती है, तो आप इसको एकदम ही सावधानी से पलटना। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अपनी ये जो कचौरी है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इसके ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस कचौरी में कितने सारे लेयर्स बने हुए हैं। तो अब हम इस कचौरी को बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी कचौरी को भी फ्राई करके रेडी करना है। इसके आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो कचौरी है ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो अब मैं आपको उसको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये कचौरी की रेसिपी, और आपको और कौन सी कचौरी की रेसिपीज जाननी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।